हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल झक्कास एजुकेशन में। और आज हम आरबीएससी द्वारा जारी किए हुए क्लास 10th का जो मॉडल पेपर आरबीएससी ने जारी किया है, राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी किया है, उसका सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो ये जो मॉडल पेपर है इससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस पैटर्न पे आने वाला है और आपके क्वेश्चन किस किस बेस पर और किस लेवल के आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बिना कोई देरी करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूँ। इसमें आपको 80 नंबर का पेपर है और जिसके लिए टाइम दे रखा है 3 hours and 15 minutes। ठीक है, इसमें आपके टोटल क्वेश्चन है 22। ठीक है, 22 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा और आपको इस इजी वे में सॉल्यूशन कराऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि एग्ज़ाम का सॉल्यूशन हमें किस प्रकार करना है इन क्वेश्चनों का। ठीक है, तो हम अपना खंड ए यानी सेक्शन ए करते हैं। सेक्शन ए में हमारे कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? सेक्शन ए में हमारे दे रखे हैं यहाँ पर 15 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन दे रखे हैं सेक्शन ए में जो हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, इसी बेस पर आपका जो एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, वो आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्या दे रखी है हमारे पास 96 और ठीक है 96 और दूसरी संख्या हमारे पास दे रखी है कौन सी है? 404। ठीक है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। अब देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले 96 का गुणनखंड कर लेंगे, देखेंगे कि इसके कौन क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे 404 के यानी 404 के हम फैक्टर करके देख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा टेबल किसका होता है? 2 का होता है। 2 से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा? 48 बार। ठीक है, फिर 2 से करेंगे। ठीक है, जब तक 2 से कटेगा तब तक 2 से करेंगे, अगर नहीं कटेगा तो फिर 3, और 3 से भी नहीं कटता है तो अगर 4 से कटेगा तो मतलब 2 से भी कटेगा। ठीक है, फिर 4 से नहीं कटा तो फिर किससे? 5 से डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आया? 24। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6। फिर क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? फिर 2 से डिवाइड करेंगे यानी 2 से फिर हो रहा है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3। अब किससे जा रहा है? 3 से। 3 1 जा 3। अब इसी प्रकार इसको कर लेंगे। यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 202। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 101। ठीक है, अब हमें पता है 101 क्या है? हमारी एक प्राइम नंबर है, तो 101 का किस में जाएगा? 101 में ही जाएगा। तो यहाँ से हमें देखो 2 की पावर कितनी बार? 2 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 यानी 2 की पावर 5 आया है हमारे पास और इंटू 3। ये तो हमारा किसका है? 96 का। और फिर 404 का हमारे पास क्या आया है? 2 की पावर 2 की पावर यानी दो बार आ रहा है ना, 2 2 बार आ रहा है तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 101। अब देखो एचसीएफ क्या होता है? ऐसी कॉमन संख्या जो दोनों में विद्यमान हो, दोनों में हो और जो लीस्ट नंबर लेंगे, लीस्ट। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन कौन सा है?
HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसा फैक्टर लेंगे जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 5 है और यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हमें 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 में हमें जो कॉमन है वो कितना है, 2 की पावर 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 101 है, तो कोई कॉमन नहीं है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 4। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा कॉमन फैक्टर लेंगे जो दोनों में विद्यमान हो, यानी 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5 दोनों में विद्यमान, क्योंकि 2 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। जब आधार समान हो, बेस इक्वल हो, तो क्या हो जाएंगे हमारी पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाती है। तो 2 और 3 ऐड होकर 5, तो 2 सब में दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर हमारा HCF कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, यदि बहुपद दे रखा है, हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, px। बहुपद हमारे पास क्या दे रखा है, px। px इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, x² माइनस 2x, ठीक है, और माइनस 15। ये हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है। के शून्यांक a व b है, के शून्यांक हमें क्या दे रखे हैं, a एंड b हैं, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, a इंटू बी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी का मान ज्ञात। तो हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करने के लिए क्या होता है, इस यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लेंगे, यानी हमें मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई करने पर हमें 15 आना चाहिए, और ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर हमें कितना आना चाहिए, -2, ठीक है। ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, -2, और मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना आना चाहिए, ऐड या सब्सट्रैक्ट को मैं शॉर्ट फॉर्म में SUB लिखता हूँ, ठीक है। ऐड या सब्सट्रैक्ट मतलब घटाने पर या जोड़ने पर हमें -2 मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना होना चाहिए, 15। तो ऐसे क्या हो जाएंगे, 5 और 3 हो जाएंगे, ठीक है, 5 और 3। अब इसका अंदाज़ा हम कैसे लगाएंगे, इस मल्टीप्लाई वाली संख्या को हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करके देख सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 से 3 5 15, 2 ही फैक्टर बन रहे हैं 15 के, तो 5 और 3, ठीक है। और 5 और 3 का अंतर भी 2 होता है, तो हमें पता चल गया वो संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5 और 3, ठीक है। तो उसके फैक्टर हो जाएंगे x²। अब देखो हमें माइनस का लाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर तो 15x² आना चाहिए, और ऐड करने पर कितना आना चाहिए, -2x, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि -2 लाना है। -2 कैसे लाएंगे, अगर -5x ले लेंगे और +2, ठीक है। अब -5x में से +3 लेंगे, ठीक है, +2 फैक्टर बनेंगे 5 और 3। तो -5 में से +3 घटाएंगे तो -2 आ रहा है, और -5 और +3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, -15x²। तो हमारी इक्वेशन हमें सेटिस्फाई हो गई। यहाँ से इस बराबर किसके ले लेंगे, 0 के। तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x - 5, ठीक है। और यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x - 5 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x - 5 और x + 3, ठीक है। अब देखो इन दोनों पार्ट से हमें x - 5 कॉमन आ गया, और यहाँ से x + 3 कॉमन आ गया, इसको 0। तो हमारा एक तो हो जाएगा x = 5, और एक हो जाएगा हमारा x = -3, ठीक है। अब एक शून्यांक इसको a मान लो, ठीक है, इसको a मान लो और इसको b मान लो। तो हमें क्या a b का मान पूछा है, ठीक है। तो a × b, तो a का मान कितना है, ab, ठीक है। ab = a का मान कितना है, 5, और b का मान कितना है, b की वैल्यू कितनी है, -3। तो मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, -15 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्लस ए की वैल्यू प्लस का 5 और बी की कुछ भी मान सकते हो, ए चाहे -3 को मान लो, चाहे बी 5 को मान लो, कुछ भी मान लो, आंसर हमारा क्या आएगा, -15 ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमें औसत माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, औसत माध्य ज्ञात करना है। हमारे पास संख्या दे रखी है 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये हमारे पास संख्या दे रखी है, इनका हमें औसत माध्य ज्ञात करना है। औसत माध्य ज्ञात करना है। और औसत माध्य कितना होता है, टोटल संख्या हमारे पास कितनी है, ठीक है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, राशियों का योग हमारे पास, नंबर का सम हमारे पास कितना है, 2 + 3 + 4 + 5 + 6। और ये टोटल संख्या कितनी है, ये टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 नंबर है। तो इसका डिवाइड कर देंगे। यहाँ से जब इसका सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 और 6 10 15 18 और 20। ठीक है, 20 / 5 तो हमारा एवरेज मीन है। ठीक है, एवरेज क्या है, एवरेज क्या करना है, मीन। हाँ, एवरेज मीन हमारा कितना आ जाएगा, 4। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। 4 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देखो इक्वेशन दे रखी है, 2x + y = 6 दे रखी है। इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, 2x + y = 6 दे रखी है। तो हमें बताना है, ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इन ऑप्शनों में हमें बताना है कि ये इसको सेटिस्फाई कर, कौन सा युग्म इसको सेटिस्फाई करता है। ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है 1 और 2, ऑप्शन बी दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन बी हमें दे रखा है 2 और 1। ठीक है, और ऑप्शन सी हमें दे रखा है, 2 2 और ऑप्शन डी दे रखा है हमें, ऑप्शन डी हमें दे रखा है 1 1। ठीक है, अब देखो इसमें इस प्रकार संख्या लिखी होती है, तो जो पहला मान आता है वो हमारा x का होता है और सेकंड जो वैल्यू होती है वो हमारी y की। अब इसमें रख के देख लो कि कौन सा x और y की वैल्यू रखने पर 6 आती है, यानी कौन से ऑप्शन को रखने पर x और y की वैल्यू रखने पर इक्वल टू हमारे जो बराबर में होता है 6 आए। या पहले ऑप्शन में रखेंगे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 1 प्लस y की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 4। सेटिस्फाई नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन कट गया। अगला ऑप्शन सेकंड नंबर का ऑप्शन हम ट्राई करेंगे, तो x की वैल्यू तो 2 रखेंगे और y की वैल्यू 1 रखेंगे। अब x हमने कैसे माना, क्योंकि इस प्रकार लिखी रहती है, उसमें जो फर्स्ट मान होता है वो x का होता है, सेकंड मान होता है वो y का। तो यहाँ से रखेंगे तो 2 × 2 + y का 1 तो कितना हो जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 को ट्राई करते हैं हम। 3 को ट्राई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 4 और यहाँ से 2। ठीक है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 और 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, तो हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर ये करने की ट्राई करो, ये भी कर लो, चाहे 2 में x का मान 1 रखेंगे, 2 + 1 3, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि हमें इक्वल में कितना लाना है 6 लाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखो, अगला क्या दे कह रखा है, अगली एपी सीरीज दे रखी है। ठीक है,
एपी सीरीज का प्रथम पद दे रखा है। प्रथम पद क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम पद हमारे पास ए का मान कितना दे रखा है? 6। ए का मान 6 दे रखा है। सार्वअंतर डी बराबर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो कौन सा बताना है कि एपी सीरीज कौन सी होगी। ठीक है, अब हमें पता है एपी सीरीज क्या होती है। ए इज इक्वल टू A1 A2, ठीक है, और A3 ऐसे ऐसे चलती चलती जहाँ तक बता रखी यानी ए की n तक चलेगी। ठीक है, तो हमें पता है A1 कैसे आता है? A1 बराबर क्या होता है? ठीक है, A1 तो प्रथम पद होता है। A2, ठीक है, सेकंड पद हमारे पास क्या हो जाएगा? A2 क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा A1 प्लस डी। A1 प्लस डी। इसी प्रकार A3 निकालना हो तो क्या हो जाएगा? A2 प्लस डी। तो हम नहीं निकाल सकते सीरीज कौन सी होगी। हमें प्रथम पद A1 दे रखा है तो A1 तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो A1 कितना हो जाएगा? 6। A2 कितना हो जाएगा? A1 प्लस AD। तो A1 कितना है? 6 और प्लस D कितना है? 3, यानी सेकंड पद हमारा कितना हो जाएगा? 9। इसी प्रकार A3 कितना हो जाएगा? A2 प्लस D। A2 कितना है? 9 और D कितना है? 3, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। अब देखो कौन सी सीरीज में हमें 6, 9 और 12 दिख रहे हैं। 6, 9 और 12 हमें ए ऑप्शन में दिख रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपका लगा दूंगा यहाँ इस साइड में, ये क्वेश्चन लगा दूंगा। तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है कि 6, 9, 12, 15 ऐसे सीरीज चल रही है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समरूपता यानी सिमिलरिटी की जो हमें प्रॉपर्टीज दे रखी हैं उसमें बताना है कि कौन सी सही है। ठीक है, अब जो सिमिलरिटीज की हमारी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? SSA। ठीक है, ये हमारी होती है। S का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर S का अर्थ होता है साइड। S का अर्थ क्या होता है? साइड। दूसरी होती है हमारी A का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर एंगल। ठीक है, एंगल का अर्थ क्या होता है? कोण। और तीसरी हमारी होती है SAS। ठीक है, और चौथी हमारी होती है ASA। ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं जो समरूपता में चलती है यानी सिमिलरिटी में चलती हैं, ये 4 प्रॉपर्टी। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है जो इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये ऑप्शन देखो, कोण कोण कोण, तो ये हो गई हमारी ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड भुजा भुजा भुजा, ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही है। ठीक है, भुजा कोण भुजा, ठीक है, भुजा कोण भुजा, थर्ड भी सही है। फोर्थ है कोण भुजा भुजा, ये नहीं होगा। ठीक है, एंगल क्या होगा? एंगल साइड और एंगल होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 की प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। बिंदु A40 B04 के मध्य बिंदु होता है का मध्य बिंदु ज्ञात करना है हमें। क्या होगा? ठीक है, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु देखो, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? 6 है। ए दे रखा है 40 और बी दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है? बी दे रखा है 04। हमें क्या करना है? मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ए बी का मिड पॉइंट ज्ञात करना है। मिड पॉइंट। अब देखो एक के साथ है ये, तो ये क्या हो जाएगा? x1 और ये क्या हो जाएगा? y1। इसी प्रकार बी के साथ है ये, कितना हो जाएगा? x2 और ये कितना हो जाएगा? y2। ठीक है, ये 4 है।
तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, x के लिए, ठीक है, x के लिए। और y के लिए क्या होता है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना हो जाएगा 4 और x2 का मान कितना हो जाएगा 0 और डिवाइड बाई 2, तो 4/2 कितना हो जाएगा 2, यानी x एक वैल्यू तो हमारी x की तो क्या होगी 2, और y की निकालने के लिए क्या करेंगे, y1 और y2, y1 0 और y2 4 अपॉन 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 2, तो हमारी क्या हो जाएगी 2 और 2, मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे 2 और 2। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 और 2 है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी सी में एंगल बी है वो क्या है, समकोण है तथा कोस ए 3/5 और साइन ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये कोई हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए और ये बी और ये सी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बी हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है। समकोण का अर्थ क्या होता है 90 डिग्री, बी हमारा 90 डिग्री का है, तो कोस ए बराबर 3/5 लिख रखा है, कोस ए बराबर क्या लिख रखा है 3/5, कोस ए हमारा कितना लिख रखा है 3/5। अब देखो एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का, ये होता है, ये लर्न करने के लिए आपको साइन, जो साइन होता है ये तो होता है साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा लंब बटे करण, और कोस थीटा का हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कोस थीटा क्या हो जाएगा आधार बटे करण, और साइन थीटा क्या हो जाएगा लंब बटे करण, और टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये टैन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको एक फॉर्मूला बताया होगा पंडित बद्रीनाथ, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर बोले, ये फॉर्मूला बताया अगर इंग्लिश मीडियम से हो। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, और फिर कोस थीटा क्या हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन थीटा क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टैन थीटा हो। अब कोस थीटा का मान दे रखा है कोस ए, ठीक है, कोस ए का मान हमें कितना दे रखा है 3/5। तो यहाँ से हमें देखो कोस के लिए पहले ऊपर वाला जो हमारी नोमिनेटर में होता है वो हमारा क्या कहलाएगा बेस, ठीक है, बेस, हिंदी मीडियम वाले आधार कह सकते हो उसे, और जो नीचे डिनोमिनेटर में है ये हमारा क्या कहलाएगा 5 कितना हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हमारा 5, यानी कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, देखो बेस हमें दे रखा है कर्ण 3 और ये हमें दे रखा है 5, ठीक है, ये हमें कितना दे रखा है 5, ठीक है, कर्ण हमें 5 दे रखा है। तो हम लंब नहीं निकाल सकते, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का मान हमारे पास वैसे तो मेरे को पता ही 4 आएगा, लेकिन आपकी जो क्लास 10th है उसके अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा कि कैसे आएगी। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और बेस हमें पता है 3 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 25 - 9 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर,
ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू यहाँ पर कितना 16 का रूट, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया ना, मैंने बताया था आपको। तो हमें साइन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो साइन ए, साइन किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, साइन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो साइन ए हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन ए हमारा पास हो जाएगा, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, ये तो हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, और ये हमारा हाइपोटेनियस है, और ये हमारा बेस है, और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है 4, और हाइपोटेनियस कितना है 5। तो 4/5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास किसी मीनार, ठीक है, मीनार की छाया यानी शैडो दे रखी है टावर की, किसी टावर की शैडो हमारे पास दे रखी है। मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है यानी उसकी हाइट के इक्वल है। तो सूर्य का अनुमान करना यानी एलिवेशन एंगल फाइंड करना है हमें, एलिवेशन एंगल, ठीक है। तो ये हम कोई मीनार बना लेते हैं, ये हम मान लेते हैं कोई मीनार है, ठीक है, ये कोई मीनार है, कोई टावर मान लेते हैं कि ये इस प्रकार टावर है, ठीक है। अब क्या कह रखा है, इसकी जो शैडो, इसकी शैडो कहाँ होगी, इस साइड में पड़ेगी ना, या इस साइड में, अगर सन इस साइड में होगा शैडो इस साइड, लेकिन आप कहीं भी मान सकते हो, या सन होगा तो इस साइड में, तो कहीं भी मान सकते हो आप शैडो। तो इससे एलिवेशन एंगल यानी उन्नयन कोण यानी ऊपर की तरफ देखेंगे तभी तो उन्नयन कोण, एलिवेशन एंगल कब बनेगा, जब ये हमारा एलिवेशन कोण थीटा है, ठीक है, थीटा। आप बता रखिए इसकी हाइट, ठीक है, हाइट कौन सी होगी, ये h, ठीक है, h। और ये हाइट और शैडो को हम क्या मान लें, कुछ भी मान लो, ठीक है, शैडो को हम s मान लेंगे, ठीक है, हाइट। अब हमें क्वेश्चन हमें क्या कह रखा है, हाइट, उसकी हाइट और शैडो इक्वल है, तो हम हाइट को x मान लेंगे, तो शैडो भी कितनी हो जाएगी x, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कौन सा, आप देखो वो फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा, एक तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो, और हिंदी मीडियम के हो तो एल लाल बटे कक्का, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बहुत ही काम आने वाला है इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो किस क्वेश्चन में ये क्या हो जाएगा हमारा, अब देखो एंगल के सामने वाली साइड हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर, और जिस पर एंगल बनता है वो क्या होती है, बेस होती है, ठीक है। वो हमारी एंगल के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर यानी लंब होती है, और जिस पर एंगल बना हुआ होता है वो हमारी बेस यानी आधार होती है। ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें लंब और आधार दोनों आए, ठीक है, लंब और आधार। तो tan थीटा की फॉर्म में हमें पता है ये किसका होता है, ये साइन थीटा का, ये कोस थीटा का, और ये tan थीटा का। अब अगला करना हो tan थीटा के बाद क्या आता है, कोट थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक थीटा में भी इसका उल्टा हो जाएगा यानी साइन का उल्टा हो जाएगा, और सेक में क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि लंब और आधार किस में आते हैं, लंब और आधार यानी परपेंडिकुलर और बेस किस में आएगा, tan थीटा में। तो हमें पता चल गया यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा x है और बेस भी x है, दोनों x है, तो x से x कट जाएगा। तो tan थीटा
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा जब 1 हो जाएगा तो हमें पता है tan थीटा में किसका मान 1 होता है, tan में किसका मान 1 होता है, 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा tan। ठीक है, तो यहाँ से हमारा थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। tan से tan कट जाएगा और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है वर्ग अंतराल यानी क्लास साइम्बोल ऑफ क्लास इंटरवल दे रखा है 10-25। क्लास इंटरवल हमारे पास क्या दे रखा है 10-25। इसमें मैं स्याही डाल लेता हूँ, इंक डाल लेता हूँ, इंक। ठीक है, तो यहाँ से हमें इंटरवल दे रखा है, कितना दे रखा है 10 से 25। ठीक है, ये हमें इंटरवल दे रखा है। तो हमें बताना है कि वर्ग चिन्ह है, वर्ग अंतराल 10। ठीक है, अब इसके मध्य जो डिफरेंस है वो कितने का है, जब 25 माइनस 10 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने का है 15 का, तो हमारा 15 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 15 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इन दोनों के मध्य डिफरेंस कितने का है 15 का। 10 से 25 तक जाने के लिए हमें कितना नंबर आगे चलना पड़ेगा 15 नंबर, तो वर्ग चिन्ह हमारा किसको डिफाइन कर रहा है 15 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, देखो, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में होती है। ठीक है, कोई वृत्त है, ये मान लेते हैं कोई, ठीक है, थोड़ा सा गलत है, ये मान लेते हैं हमें कोई वृत्त है, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया लेकिन बाकी आप देख लें। तो यहाँ से ये इसका क्या हो जाएगा सेंटर। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इसके वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये कोई वृत्त है और ये इसका डायमीटर है। ठीक है, अब सेंटर से और जो हमारी सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, वो त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, ये r और ये r, और जब डायमीटर होगा वो क्या हो जाएगा 2r, यानी त्रिज्या का दुगना, ये हमारा डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इससे स्पर्श रेखा खींची गई है, तो ये इससे एक ये स्पर्श रेखा और ये इससे एक स्पर्श रेखा। ठीक है, इसको टच करनी चाहिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसको टच कर देगी, तो देखो अब इससे दो स्पर्श रेखा, अभी आपको कैसी स्पर्श रेखा लिख रही है, परपेंडिकुलर दिख रही है, समांतर दिख रही है, पैरेलल दिख रही है ना, पैरेलल दिख रही है ना, समांतर दिख रही है, तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा
भुजा 7 सेमी और एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। ठीक है, 7 सेमी भुजा का एक घनाकार ब्लॉक है। ठीक है, 7 सेमी भुजा का एक घनाकार ब्लॉक है। ब्लॉक ये हमारे पास कोई घनाकार ब्लॉक है, ये इससे इस प्रकार ये घनाकार ब्लॉक है। अब इसके ऊपर क्या रखा गया है, इस पे ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। ठीक, इस प्रकार रखा गया है। इस प्रकार एक अर्धगोला। तो क्या बता रहा है, इस घन की भुजा, जो भुजा दे रखी है हमें, क्या हमें पता है घन की सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, घन की सभी भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो घन की जो साइड दे रखी है हमें, वो कि क्यूब की जो साइड दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है, 7 सेमी। ठीक है, अब देखो ये 7 सेमी है, तो इसका जो व्यास है, यानी गोले का जो व्यास है, अर्धगोले का जो व्यास है, वो भी क्या हो जाएगा, अधिकतम इसकी भुजा के बराबर ही होगा। देखो ये भुजा यहाँ से 7 सेमी है। ठीक है, अब ये इसका सेंटर है, और सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारे पास कितनी होती है, आर। और इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की आर। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 2r के बराबर। ठीक है, तो व्यास ही तो पूछा है, डायमीटर क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। ठीक है, यानी त्रिज्या का दुगना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो साइड है वो 7 है, तो डायमीटर भी हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश में कोणों के मान ज्ञात करने हैं। जो एक सर्कल है उसमें प्रत्येक चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट हमारे पास क्या होता है, किसी भी का चौथा हिस्सा, किसी भी आकृति या स्पीशीज कह लो, उसका क्या होता है, 1/4। ठीक है, प्रत्येक चतुर्थांश के मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये मान लो कोई वृत्त है, ये कोई सर्किल है, तो इसका क्या कह रहा है, 1/4। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सर्किल है, ये सर्किल मान लो ये सर्किल है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो हमें पता है सेंटर में, सर्किल में बनने वाले एंगल हमारा कितना होता है, 360। कितना होता है, 360 यानी 360 डिग्री। और इसी प्रकार चतुर्थांश बनाना है, तो हमें इसको सर्किल को 4 भागों में डिवाइड कर देंगे, 4 पार्ट्स में। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट, ये हमारा थर्ड पार्ट, ये हमारा फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट क्या कहलाता है, 1/4। यानी टोटल हमारे पास सर्किल में बनने वाला एंगल, यानी सर्किल का टोटल एंगल है। ठीक है, टोटल एंगल है वो कितना होता है हमारे पास, 360 डिग्री होता है। और जो हमें चतुर्थांश में बताना है, तो चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, 1/4। यानी 360 में हम जब 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रत्येक क्वाड्रेंट का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सर्दी में एक झुमझुमती।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 11, 12 और 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एक वर्ग के प्रत्येक चतुर्थांश, ठीक है ये हो गया, एक पासे को उछाला जाता है। ठीक है, एक पासे को, एक डाइज को उछाला जाता है। ठीक है, और उसमें 6 से बड़े अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। ठीक है, तो हमें पता है, जैसे मान लेते हैं ये कोई एक पासा है, ये कोई पासा है। ठीक है, यहाँ पर इसमें मान लो ये 1, ठीक है, पासे में ये 1 है, ये इस तरफ ये 2 डॉट है, ये इस तरफ 3 डॉट है, ये इस तरफ 4 डॉट है, ये इस तरफ 5 डॉट है, और जो पीछे की जो सतह है जो हमें नहीं दिख रही है वो कितना हो जाएगा, 6 मान लेते हैं पीछे वाली 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 है, तो 6 से बड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें टोटल कितने आते हैं, एक पासे को उछाला गया है, तो एक पासे में टोटल नंबर ही कितने होते हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 6 4 5 6। ठीक है, ये नंबर होते हैं। तो 6 से ग्रेटर नंबर है ही नहीं, पासे में है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसकी संभावना हमारी कितनी है, 0 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, वो एपी सीरीज से दे रखा है, समांतर श्रेणी से। एपी सीरीज से दे रखा है हमारा, क्या है, समांतर, क्या दे रखा है हमें, समांतर श्रेणी -3 1/2 3 का 11वां पद ज्ञात करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमें 15 सेक्शन ए का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका सेक्शन ए का लास्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या है, समांतर श्रेणी दे रखी है कितनी, -3, फिर दे रखा है -1/2, फिर दे रखा है 2। इसी प्रकार हमें क्या पता है, 11वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद। ठीक है, 11th टर्म्स ज्ञात करनी है, 11 टर्म ज्ञात करनी है। तो 11th टर्म क्या होगी, 11th टर्म क्या होगी, यहाँ से हमें पता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ना, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, Tn = a + n - 1 × d। ठीक है, तो ए हमारा क्या है, प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या होगा, प्रथम पद। ए हमारा दे रखा है -3। अब डी हमारे पास क्या है, डी हमें पता है, डी बराबर क्या होता है, A2 - A1। ठीक है, तो D = A2 कितना है हमारा, -2। ठीक है, -1/2, और A1 कितना है, -3। ठीक है, माइनस और माइनस कितना है, 3। अब D = कितना हो जाएगा, -½ अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई केयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, +3। जब +3 में से -2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -½ घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा। ठीक है, कितना बच गया, 2.5। 2.5 को जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक है, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2। अब यहाँ पर d का मान रख दो, n हमें क्या पता है, n का मान हमारे पास क्या है, 11, क्योंकि हमें 11th टर्म ज्ञात करनी है, यानी 11वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 11 - 1, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5/2। तो यहाँ से
टी, एन की जगह हम क्या रखेंगे 11, टी 11 इज इक्वल टू -3, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 10, 11 में से 1 गया तो कितना बचा 10, 5/2, तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो टी 11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 + 25, टी 11 क्या हो जाएगा 11 पद हमारे पास क्या हो जाएगा, जब प्लस के 25 में से माइनस के 3 गए तो क्या हो जाएगा प्लस का 22, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आप 22 कौन से ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सेक्शन नंबर बी कल करेंगे। सेक्शन ए अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, सेक्शन ए में देखो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन तो हमारे ऑब्जेक्टिव आएंगे और सेकंड जो क्वेश्चन आएंगे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स वाले आएंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले आएंगे तो उनको देखेंगे कैसे करते हैं। अब तो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अब ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन को मैंने आपको डिटेल से समझाया कि कैसे हो सकता है। ठीक है, अब बाकी आप इतनी डिटेल से अगर नहीं भी करोगे तो भी आपका, क्योंकि आपको तो ऑप्शन ही मिलाना है, वहाँ पर कॉपी में थोड़ी ना लिखना है, ऑप्शन मिलाना है तो उसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हो, इतना लेंथी भी नहीं कर सकते। अब हमारे कौन से क्वेश्चन है, अब हमारे क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेक्शन नंबर 1 में। अब देखो कैसे होगी, मैं थोड़ी इंक डाल लेता हूँ। अब देखो कैसे होंगी। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, हमें एपी श्रेणी दे रखी है 3, 1 और इसका प्रथम पद और सार्वंतर यानी फर्स्ट पद और कॉमन डिफरेंस गया, तो कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। देखो फर्स्ट हमारी दे रखी है एपी सीरीज में दे रखा है 3, 1, -1 और -3, इसमें हमें क्या दे रखा है फर्स्ट पद। ठीक है, फर्स्ट टर्म्स और यानी A1 ज्ञात करना है और हमें D ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है D। ठीक है, D ज्ञात करना है तो A1 प्रथम पद हमें क्या दिख रहा है 3। ठीक है, ये हमारा A1 हो जाएगा और A2 D क्या हो जाएगा A2 - A1, तो A2 हमारा कितना है 1 - 3, तो कितना हो जाएगा -2। ठीक है, जब प्लस के 1 में से -3 गया तो कितना बचा -2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसका कैसे होगा। हमें दे रखा है cos स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60। अब यहाँ पर एंगल की वैल्यू पुट करने मत लग जाना, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है इक्वल है, तो हमारा क्या इसमें ये हमारी सर्वसम्मिका लग जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा दोनों तरफ इक्वल है यानी बराबर है 60 डिग्री, तो इसका मान हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, एक शंकु की त्रिज्या हमें दे रखी है 6 सेमी व ऊंचाई 8 सेमी, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये कोई शंकु मान लेते हैं, कौन है ये कोई कौन मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी हमें जो त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी, ये जो दे रखी ये कितनी दे रखी है हमें 6, और हाइट हमें कितनी दे रखी है, हाइट हमें दे रखी है 8। ठीक है, तो हमें बताना है क्या है ये L का मान, यानी ये फाइंड करना है,
ये एल का मान ज्ञात करना है। अब पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी नहीं यहाँ पर, ये हाइट परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस यानी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस की जगह ये एल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बेस है और ये हमारी हाइट है। ठीक है, हाइट को परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 परपेंडिकुलर कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 इज 36। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, √100, और जब अंडर रूट हटाएंगे तो 100 का जब वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक यानी मीडियन का फॉर्मूला याद करना, हमें मीडियन का फॉर्मूला बताना है। ठीक है, मीडियन का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है, एल प्लस एफ एल प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, एल हमारा क्या होता है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, जो माध्यिका वर्ग आएगी वो निम्न सीमा। एन क्या हो जाएगा, जो हमारा बारंबारता होती है उसको जो जोड़ते हैं उसको 2 से डिवाइड करना। और सी हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारी संचयी बारंबारता होती है उससे ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता। ठीक है, और एच हमारा जैसे कोई वर्ग अंतराल दे रखा हो 5 से 10, तो इसके मध्य जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे ये हो जाएगा, ये माध्यिका का। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, उन प्रेक्षणों का मान ज्ञात कीजिए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, वो क्या कहलाती है। ठीक है, तो जिसकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है वो क्या कहलाएगी, हमारे पास मोड कहलाती है ना। क्या कहलाती है वो, मोड। मोड को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी की सुई 1 मिनट में रचित कोण के मान ज्ञात करना है। ये मान लो कोई एक घड़ी है। ठीक है, ये कोई क्लॉक है, ये हमारी कोई क्लॉक है। इसमें नंबर हम डाल लेते हैं, ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, इसी प्रकार यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, और इसी प्रकार ये सुई होगी। ये मान लो छोटी सुई हमारे पास किसकी होती है, हावर्स की, और जो बड़ी सुई होती है वो हमारे पास किसकी होती है। ठीक है, ये हमारे पास होती है मिनट्स की। ठीक है, तो कह रहा है, अब देखो ये मान लो ये 2 पर है, 3 पे ही मान लो,
3 पर है। अब 3 से 4 कब होगा, जब ये वाली सुई एक चक्कर पूरा करेगी, यानी मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा कर जाएगी। यहाँ से चलेगी 12 से चलेगी, फिर 1 2 3 4 5 6 वापस 12 पर आएगी, तभी तो एक चक्कर पूरा माना जाएगा। ठीक है, यानी 60 मिनट में घड़ी एक चक्कर पूरा करती है। अब एक चक्कर यानी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब एक चक्कर पूरा होता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। जब एक पूरा वर्त का एक पूरा चक्कर लग जाता है, जब वर्त का एक पूरा चक्कर लग जाता है तो हमारे पास 360 डिग्री यानी उसने 360 डिग्री घूम के वापस आ गई, तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 60 मिनट्स में 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री डिवाइड बाई 60, तो 0 से 0 676, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 6 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो 1 मिनट में हमारा कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 6 डिग्री का एंगल। तो मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल। अगला क्वेश्चन है, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, यानी देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, एक इम्पॉसिबल यानी जो कार्य पूरा न हो सके। ठीक है, जिस कार्य को पूरा नहीं किया जा सके उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रायिकता क्या होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, संभावित घटना और प्लस असंभावित घटना। ठीक है, इनका मान हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। इसका मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक असंभाव घटना का प्रायिकता का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, यानी 1260 के साथ के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, यानी 1060 इसके अभाज्य गुणनखंड को घातांक के रूप में लिखना है, तो वो ही फैक्टर करने हैं इसके। तो यहाँ से सबसे पहले सबसे छोटा वाला क्या लेंगे, सबसे छोटी वाली टेबल 2 लेंगे। 2 को इससे जब डिवाइड करेंगे तो 630, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 315, फिर आप देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, तो कितना हो जाएगा 105। अब देखो 5 से होगा, क्योंकि लास्ट यानी यूनिट पहले से वो हमें 5 दिख रही है, तो 5 से तो यहाँ से आ जाएगा 2 1। ठीक है, 3 से भी हो जाएगा। ठीक है, 3 से हो जाएगा ये, तो 3 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, और फिर आप देखो किससे, आप 5 से होगा 5 7, और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा 7 1। आप देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 की पावर 2। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको घातांक के रूप में लिख दिया। ठीक है, 1260 को। अब अगले नंबर का क्वेश्चन करेंगे, कैसे करेंगे देखो।
अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी बहुपद यानी पॉलिनोमियल को का एक शून्यांक 3 है तो के का मान ज्ञात करना है। एक शून्यांक का मान हमें सेकंड का सेकंड है, ठीक। एक शून्यांक का मान 3 दे रखा है, तो 2x² प्लस x प्लस के इजकल टू, इसका एक शून्यांक यानी x का मान हमें दे रखा है कितना, 3। तो हमें किसका मान फाइंड करना है, k का मान फाइंड करना है, ठीक है। k का मान फाइंड करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इजकल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें, ठीक है, यहाँ से 2 × 9 प्लस 3 प्लस के इजकल टू 0। तो यहाँ से क्या होना है, 18 प्लस 3 प्लस के 0, के बराबर 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21। लेकिन किसका होगा, उस तरफ जाएगा, पक्षांतरण करेंगे यानी स्वैप करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 21, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 21 प्लस के इजकल टू 0। अब इस 21 को उस तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे होगा। थर्ड नंबर देखो क्या होगा कि 9 पेंसिल का मूल्य और 8 पेनों का मूल्य 54 रुपये है, तो इसको गणितीय संक्रम में लिखना है, ठीक है। तो 1 पेंसिल का मूल्य हम वन पेंसिल, ठीक है, 1 पेंसिल का हम कॉस्ट प्राइस कितना मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे लेट्स 1 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस हम क्या मान लेंगे, x। और इसी प्रकार लेट्स 1 पेन, ठीक है, 1 पेन कॉस्ट प्राइस y मान लेंगे। इक्वेशन के रूप में लिखना है ना, तो y मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। अब हमें 9 पेंसिल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, 9 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, अब मैं शॉर्ट में करके बता रहा हूँ, 9x, ठीक है। 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या कह रहा है, 8 पेन है, ठीक है। 8 पेन को 8 को y से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक पेन का मूल्य कितना है, y है, तो 8 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा, 8y, और ये इक्वल हो जाएगा हमारे 54 के। तो हमें इक्वेशन के रूप में इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, इसके नीचे ही कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये सेकंड का 4 है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, देखो ये दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है इस प्रकार, ये थेल्स थ्योरम होती है, ABC और ये DE, ठीक है। जहाँ BC परपेंडिकुलर है DE के, ठीक है, BC परपेंडिकुलर है DE के, तो वहाँ क्या हो जाएगी, थेल्स थ्योरम लगेगी, ठीक है। थेल्स थ्योरम में इसमें क्या कह रहा है, AE, ठीक है, AE का मान 3 दे रखा है और EC का वैल्यू दे रखी है 2, और हमें वैल्यू AD कितना दे रखा है, 2.7 सेमी, और ये यहाँ से और यहाँ तक की, ये इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की 3, यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो है वो 2 दे रखा है। तो हमें DB यानी ये वाली लेंथ क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो अब इसके लिए क्या करेंगे, AD
ठीक है। ये भुजा AD, ये वाली भुजा AD, इसकी इस वाली इस साइड की भुजा AE के बराबर होगी, AE, ठीक है। इसी प्रकार नीचे वाली DB भुजा इस तरफ वाली EC भुजा के बराबर होगी। ये हमारी क्या होती है, थेयर्स थ्योरम होती है। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ से कितना है 2.7 DB हमें फाइंड करना है, और AE हमारे पास कितना है 2, और EC हमारे पास कितना है 2, ठीक है, 3 और 2। तो यहाँ से इसका जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से DB 3DB, ठीक है। 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 का इससे, तो इसको क्या करेंगे 2.7 × 2, ऐसे कैसे लिखे रहने दो। DB इजिकल टू कितना हो जाएगा 2.7 × 2/3। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 9 27, 9 दूनी 18 /10। तो इसमें 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1.8 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ से 1.8 हो जाएगा। तो DB का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, DB का मान हमारे पास आ जाएगा 1/8, नहीं 1.8, ठीक है। DB का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 1.8 आ जाएगा। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। P3 4 दे रखा है, तो x अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। बिंदु ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, P3 4 दे रखी है, 3 4 दे रखी है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है, x अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। x अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है, तो हम ये मान लेंगे, ये इस प्रकार ये हमारा x है, ये x डैश है, इसी प्रकार ये y और ये y डैश, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे 3 और 4 यानी x को 3, ये 0 ओरिजिन पॉइंट, ये 1, ये 2, ये 3, इसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। तो x पर 3 कहाँ आ जाएगा यहाँ, और y पर 4 कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार। अब क्या कह रहा है, x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी ना, ये यहाँ से और यहाँ तक की, तो कितनी हो जाएगी 4 यूनिट, कितनी हो जाएगी 4 यूनिट। तो 4 यूनिट हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हिंदी में हो तो लिख सकते हो 4 इकाई, ठीक है, 4 इकाई लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो एक 14 सेमी त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है 4πr², ठीक है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना है 4π², तो 4π की जगह हमें क्या लिख सकते हैं 22/7। r की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 14, तो कितना हो जाएगा 14 × 14, यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 7 2 जा 14, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा 88 × 28,
ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 8 64, 8 8 जा 64 और 6 70, यहाँ से 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 17, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2464 सेमी स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा एरिया आता है वो किस में आता है, सेमी स्क्वायर में। सेमी स्क्वायर में क्यों आता है, क्योंकि जो हमारी रेडियस है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो गई है ना, 2 बार मल्टीप्लाई हुई है, तो इस वजह से हमारा सेमी इंटू सेमी मिलकर क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेमी है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। क्या दे रखा है, एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है हमें h बराबर 11 सेमी, h बराबर 11 सेमी, एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, एक बेलन की ऊंचाई हमें 11 सेमी दे रखी है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया ज्ञात करना है उसका। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बेलन के कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr/h। ठीक है, तो यहाँ से 2 × 5, पाई का मान हमें 22/7, r हमें कितनी दे रखी है, r हमें दे रखी है ऊंचाई दे रखी है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया हमें कितना दे रखा है, 968 सेमी वर्ग सेमी। ठीक है, तो हमें h का मान तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, 968 के इक्वल। h हमें दे रखी है 11। ठीक है, h तो हमें दे रखी है 11, हमें क्या ज्ञात करना है, रेडियस ज्ञात करनी है। तो यहाँ से जब काटेंगे तो ये कितनी बार हो जाएगा, 11 दूनी 22, और इसको काटेंगे तो ये कितनी बार हो जाएगा, 11 8 88। ठीक है, अब फिर यहाँ से 11 से काटेंगे तो ये 8 बार चला जाएगा, और यहाँ से 2 से, और ये 2 × 2 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 7 का इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r = 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14 सेमी हमारा करेक्ट आंसर हो